बस ठीक, चलो बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। असल में हमारी जो आज की आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर हमने खासम खास इकॉनमी में बात करनी थी, इसलिए यहाँ पे आप मुजम्मिल और बिलाल साहब को देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ी जो आज की डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात कर ली जाए। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने का जो फैसला आया उस एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आर्टिकल 105 आर्टिकल 105 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, पाकिस्तान आईन पाकिस्तान का, उसमें कोई एम्बिग्विटी है नहीं। वो बड़ा क्लियरली कहता है, सफाई से कहता है कि जब असेंबली डिज़ोल्व होती है तो 90 दिन बाद इलेक्शन होते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही थी, जो 2-3 सवालात तो मैं कंफ्यूज था कि नोटिस तो ईसीपी को हुआ था, हाँ पीडीएम के जो पार्टीज़ हैं वो भी थे, लेकिन वो वकालत जो उनकी ऐसी हो रही थी, ऐसा लग रहा था वो ईसीपी की वकालत कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का अल्टीमेट जस्टिस सिस्टम का टॉप इदारा है। हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट से और सारे कोर्ट से पाकिस्तान की, बल्कि ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कि हमेशा वो आइन के मुताबिक फ़ैसला देगा। कॉन्स्टिट्यूशन, अब दे विल ऑलवेज अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें मुबारकबाद पेश करते हैं कौम को। खान साहब का भी पैगाम आया है कि वो जो जेल भरो तहरीक थी वो कामयाबी हो गई ना। हम तो इलेक्शन चाह रहे थे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुओ मोटो लिया और वो सस्पेंड कर दी गई है फिल वक्त। मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूँ इससे पहले कि बिलाल और मुजम्मिल साहब बात करें। देखें, एक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो 3 एमएनए जो इस्लामाबाद के थे, 3 हल्के, उसमें इलेक्शन नहीं होगा और वो सस्पेंड कर दिए स्पीकर की रूलिंग। पंजाब भी फैसला दे चुकी है, बलूचिस्तान ने भी आज फैसला दे दिया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने। केपीके भी दे चुकी है और वो कल वो उनको टाइम दिया था लेकिन उस वक्त तक सस्पेंड किया था, कल उनका भी फैसला आ जाएगा। हमारे वकला सिंध हाई कोर्ट गए थे और मुझे इस बात की समझ में नहीं आई कि ये सिंध हाई कोर्ट ये भी पाकिस्तान के उसी कानून में चलता है जैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और इस्लामाबाद। तो सिंध हाई कोर्ट में जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने बेसिकली हमारी प्रेयर को सुना ही नहीं और उन्होंने डेट लगा दी, अगली डेट, मतलब ये भी आप जरा समझें, 21 मार्च की। अब 16 मार्च को इलेक्शन है, वो कह रहे हैं मैं 21 मार्च को सुनूंगा। तो मुझे इसकी समझ नहीं आई। हमने दोबारा अर्जेंसी की एप्लीकेशन कल लगाई है, कल इंशाल्लाह दोबारा हमारे वकला पेश होंगे। और जो इसमें एम्बिग्विटी है, देखिए हमने 11 अप्रैल को जो इस्तीफे दिए थे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से, वो एक उसके ऊपर हमारा था कि ये जो इलेजिटिमेट रजीम चेंज वाली हुकूमत आई है, ये हम फोर्स करना चाहते थे इलेक्शन। और अगर उन्होंने 10 महीने 11 महीने इस्तीफे नहीं एक्सेप्ट किए, अप्रैल से बैठे रहे लेके, और फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं 17 जनवरी को और लिख रहे हैं कि हमने 11 अप्रैल को एक्सेप्ट कर लिया आपके इस्तीफे, तो ये स्पीकर जो एक्सेप्ट कर रहा है तो खुद स्पीकर बना है 16 जनवरी को। तो जब मौसूफ 16 जनवरी को स्पीकर बने तो 11 जनवरी को कैसे एक्सेप्ट कर लिए? 16 अप्रैल को अगर बने, सॉरी थैंक यू, अगर 16 अप्रैल को अगर वो खुद स्पीकर बने तो वो कह रहे हैं मैंने 11 अप्रैल वाले इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए अगले साल की 17 जनवरी को और पिछले साल की डेट से। यानी कि जिक्सॉ पजल भी बच्चे बनाते हैं, वो भी जरा आराम से समझ जाते हैं। तो वो सारा समझ आ गया। लेकिन ये अब सिंध हाई कोर्ट में देखिए कल क्या होता है। और आखिरी बात, जो ट्रीटमेंट हमारी लीडरशिप के साथ हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ, असद उमर साहब के साथ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उमर चीमा साहब के साथ एक्स गवर्नर, एक्स इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब के साथ, जुल्फी बुखारी साहब के साथ और बाकी
जो दीगर हमारे लीडरान हैं, जो पहले आजम स्वाति साहब के साथ हुआ और गिल साहब के साथ हुआ और जो ट्रीटमेंट हुआ, देखें, जो जेल से डरता है वो खुद जेल में जाने को पेश नहीं करता, लेकिन देयर आर सम, कोई बेसिक जेल में रखने के भी कवानीन है। आपको ये पता होगा कि इस्लाम से पहले जंगों के भी कोई कानून नहीं थे। ये जो जंगी कानून आए हैं ये इस्लाम ने इंट्रोड्यूस कराए हैं कि किस तरह आप कैदी को, अगर वॉर में, जंग में जब आप कैदी पकड़ते हैं उसकी ट्रीटमेंट कैसी है। आपको याद है जंग बदर में जब कैदी जब पकड़े गए थे तो क्या किया था रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जो पढ़ा सकता है हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, उसको वो पढ़ाने में लगा दिया, माफ कर दिया। देखें, ये लॉज पहले नहीं थे, ये पिछली रोमन एम्पायर में और जो पहले बाइजेंटीन, इनके पास कोई जंग के लॉज नहीं थे। ये लॉज इस्लाम ने लाके दिए जंग के, कि जंग जिहाद अल्लाह के लिए होता है। वो मौला अली के ऊपर एक आदमी ने थूक दिया, उन्होंने तलवार म्यान में रख ली। जब बाद में पूछा गया, उन्होंने कहा ये जंग में अल्लाह की राह में लड़ा था, जब उसने मेरे मुंह पे थूका मुझे गुस्सा आ गया, वो जाती लड़ाई हो गई, इसलिए मैं कत्ल नहीं कर सकता था। ये जिहाद का ऐसा नहीं है। ये बड़े कानून और बड़ी सोच थी, उसके बाद ये लॉज डेवलप हुए हैं। और जो पाकिस्तान में कैदियों के साथ, मैं तो अब सियासी कैदियों की बात कर रहा हूं, क्रिमिनल्स तो हैं वो तो हैं, जो सियासी कैदियों के साथ हो रहा है, पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन की जा रही है, उसका कोई दुनिया में अब कहीं नहीं होता। ये वो वेस्ट हमसे सीख के चला गया इस्लाम से। ये आप दुनिया में कहीं बाहर किसी मुल्क में नहीं कर सकते, वेस्टर्न कंट्री में जो आप यहां कर रहे हैं। कपड़े नहीं बदलने दे रहे, खाना नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे। ये कुछ जेल के कवानीन है, जेल में रखने के भी, और ये उन्होंने खुद अरेस्ट की थी अपने मौक़िफ़ को आगे करने के लिए। तो मेरी आपसे, ये जो रिजीम चेंज वाले डाकू बैठे हुए हैं, खास तौर पे राना सनाउल्लाह, मैं इनको कहना चाहता हूं कि दुनिया गोल है। ये राना सनाउल्लाह वो आदमी है जिसने लाइव टीवी शो में बैठ के, मुजम्मिल साहब आपको मैं याद दिलाना चाहूँ, लाइव टीवी शो में बैठ के कहते हैं अली जदी तुम्हारी गाड़ी से एक दिन हीरोइन निकल जाएगी। लाइव टीवी शो, नदीम मलिक के शो में लाइव मुझे कहा, गूगल कर लेना पड़ेगा। मैंने कही धमकी दे रहे हैं आप? मैं उस वक्त वजीर था, उसी के ऊपर मैं चार्ज करके इसको बंद कर सकता था, लेकिन हमने ये वाला काम किया नहीं कभी। ये वजीर नहीं था, वो आज वजीर बन गया। और जो ये जुल्म कर रहा है, ये दुनिया में तो उसका हिसाब होगा, इंशाल्लाह आखिरत में भी होगा। तो मेरी दोबारा गुजारिश है सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, कानून नाफिज करने वाले लोगों से, जो वर्दी पहना है, वर्दी के पीछे इंसान है, इंसान का दिल और दिमाग है। आप कायद-ए-आज़म, आखिरी बात, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली साहब का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था कि तुम सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए कि तुम कानून फॉलो करो। अगर कोई हुकूमत भी तुम्हें अगर कानून तोड़ने का कहती है, तुम पाकिस्तान का कानून और आइन फॉलो करो। इस्लाम तक ये कहता है कि अगर आपके वालिदैन आपको इस्लाम के खिलाफ करें तो आप उनकी नाफरमानी कर सकते हो, उस इशू में कि वो आपको इस्लाम के खिलाफ लेके जाए। अगर कोई गलत काम करने आपको कहे तो ये कानून के तहत चलते हैं सारी ममालिक। तो जो आपने तमाशा लगाया हुआ है, यानी कि केसेस हमारे पे, वो 3 ATC के केसेस तो मेरे में, आप पे भी शायद 2 हैं। अभी आप मेरे बराबर नहीं पहुंचे, एक आपको और चाहिए होगा। आप पे तो नहीं है, नहीं इंशाल्लाह आप सिंध में रहेंगे तो बना देंगे, फिक्र ना करें। तो ये कोई तमाशा लगाया हुआ है। तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह नेशन नहीं चलते। लास्ट लाइन, इमरान खान के ऊपर जिस तरह कल दुनिया निकली इमरान खान साहब के साथ, कल भी और लाहौर में भी, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा लीडर किसी ने नहीं देखा। कौम कहाँ खड़ी है, अवाम कहाँ खड़ी है, और राजनपुर के इलेक्शन में भी पता चल गया और कोर्ट की तारीखों में भी पता चल गया। इमरान खान के ऊपर, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर उनको अरेस्ट करके, उनको डरा धमका के, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बना के पाकिस्तान की मईशत का हल नहीं निकलेगा, ये डूबती जाएगी। और मैं दरख्वास्त करूँगा पहले मुज़म्मिल भाई से और उसके बाद बिलाल गफ़ार से कि मईशत को ज़रा बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नाम अली भाई भूल गए थे, मैं ले लूँ, जनरल अमजद शोएब साहब। बहुत ज़रूरी है जी, उनके साथ भी जो है इस वक्त जो हो रहा है
उसकी भी हम जो है PTI के प्लेटफॉर्म से जो है मजम्मत करते हैं और उनको इंसाफ देना चाहिए फौरी तौर पे। मईशत पे आते हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है 75 साल में जो इस वक्त खड़ी है मईशत, पाकिस्तान में इस तरह की मईशत 75 सालों में नहीं देखी गई। कल जो है रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की इस हुकूमत के होते हुए दूसरी दफ़ा एक साल में रेटिंग गिराई और वो CAA3 कर दी, जो 30 साल की बदतरीन है। ये 30 साल की बदतरीन नहीं है, ये 75 साल की बदतरीन है, क्योंकि 30 साल से पहले रेटिंग होती ही नहीं थी। अब ये CAA3 जो रेटिंग कल दी गई है, ये है क्या? ये उसमें उन्होंने बोला है कि द डिफ़ॉल्ट इज़ इमिनेंट, जो CAA3 है, और देर इज़ अ वेरी लो चांसेस टू रिकवर। यानी कि आलमी रेटिंग एजेंसीज ने कल कह दिया कि पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस तकरीबन हो चुके हुए, और उसके पीछे उन्होंने वजूहात दी कि पाकिस्तान के पास सरमाया नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, IMF का प्रोग्राम जो है वो इस वक्त जो है नामुकम्मल कह लें, या वो कहाँ खड़ा हुआ है इसको किसी को नहीं पता। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से 4 अखबारात थी, डॉन, न्यूज़, ट्रिब्यून, सब की हेडलाइन एक ही थी कि IMF चेंजिंग द गोल पोस्ट। सबकी हेडलाइन एक जैसी थी। तो ऐसा लगता है कि कल वजारत ख़जाना ने बैठ के जो है, जो इकॉनमी के बीट रिपोर्टर हैं उनके साथ कल इस्लामाबाद में उनको ब्रीफिंग दी है। उस ब्रीफिंग में बड़ी, जिसे कहते हैं मुज़ायका खेज़ बातें भी और हुकूमत की नाकामी के एतराफ़ात भी हैं। मुज़ायका खेज़ बात को मैं बाद में लाऊंगा। नाकामी का एतराफ़ उन्होंने ये किया है कि IMF हमसे रोज़ाना की बुनियाद पे डिमांड चेंज कर रहा है। हम एक चीज़ पे अमल करते हैं, वो नई दूसरी चीज़ ले आते हैं, और वो ऐसी चीज़ों की हमसे डिमांड कर रहे हैं जो एक आम आदमी पे बोझ पड़ेगा। तो क्या इससे पहले आपने क्या बांग्लादेश की अवाम पे बोझ डाल रहे थे क्या? जो आप बोल रहे हैं आम आदमी पे, वो पीछे सुप्रीम कोर्ट भी आपको पता है, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कहते हैं उसमें मज़ीद कि IMF ने 4 डिमांड कर दी हैं। रुपए की कदर को मज़ीद गिराओ, शरह सूद जो तारीख का सबसे बुलंद तरीन, वैसे ही 20% पे हुकूमत ने उधार ले लिया है, उस पर स्टेट बैंक की और IMF की और हुकूमत पाकिस्तान की जो है बातचीत नहीं हो रही। तीसरा उन्होंने कहा कि टैक्सेस को मज़ीद बढ़ाएं, और चौथा जो दोस्त ममालिक से पैसे लेने हैं उनके बारे में आप गारंटीज दिलाएं। इसी खबर के अंदर एक मज़े की बात ये लिखी है, वो ये कह रहे हैं कि चाइना के अलावा बाकी दोस्त ममालिक हमसे ताउन नहीं कर रहे। कहाँ गए वो आए थे दुनिया से ताल्लुकात जोड़ने? हमारी हुकूमत के आखिरी 2 महीने पहले सऊदी अरब ने $3 अरब दिए थे दिसंबर 21 में, और फरवरी 2022 1 महीने पहले IMF ने $1.25 अरब दिए थे। अब आगे चले। अब उसमें एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, और नैरेटिव ये बनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान को इस वक्त 1998 वाला चैलेंज आ गया है। जब 1998 में आपको पता है हमने क्या किया था, माशाल्लाह हम उस वक्त एटमी कुव्वत बने थे, और एक पाकिस्तान पे दबाव भी डाला गया होगा कि आप एटमी कुव्वत ना बने। तो उसमें एक नैरेटिव, अपना ये नाकामी को छुपाने के लिए एक नैरेटिव को बनाया गया है कि 1998 के चैलेंजेस आ गए हैं, और हमसे जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जा रही हैं जो हम नहीं कर सकते। अब ऐसा लगता है कि ये जो नाकामी है, पहले ये हमारे गले डालते थे कि जी PTI-IMF, फिर बाद में जब हम गए तो इन्होंने हम पे तौहीने IMF डाल दी कि आपने IMF प्रोग्राम जो है मुल्क को डीरेल कर दिया, और अब ये सारा कुछ डीरेलमेंट के बाद और कुछ नहीं मिला तो उधर चले गए 1998 पे। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जवाब कौन देगा? पाकिस्तान में इस वक्त जिसे कहते हैं जो महंगाई, मईशत, अगर ये खुद ये जो रेटिंग एजेंसीज बोलिए कि डिफ़ॉल्ट इज़ इमिनेंट, ये 75 साल में नहीं हुआ, ये इसका जवाब कौन देगा? और जो है इस वक्त हमारी जो वजारत ख़जाना है, ये एक वज़ीर ख़जाना और उसके नीचे 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ये 5 के 5 लोग जो हैं मीडिया के सामने आके कोई तफसीलात नहीं दे रहे और मुंह छुपा रहे। आज मैंने एक प्रोग्राम में जाना है, तो मुझे इसके जो एंकर है उससे बात हुई, एंकर नहीं प्रोड्यूसर। मैंने कहा मेरे सामने कौन है? कह रहे हैं जी हम जाते हैं उनके पास, वो कहते हैं चाय पियो, ये करो, प्रोग्राम में नहीं आएंगे, आप हमारी बड़ी जो है ना फैंटी लगाते हो, तो हम प्रोग्राम में नहीं आएंगे। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मईशत की। आज के दिन ही ये सारी खबरों के बाद रुपया 5 रुपये गिर गया, 266 रुपये की आवाज़ है।
और IMF प्रोग्राम, आखिरी बात करूंगा फिर बिलाल की तरफ ले जाऊंगा। IMF प्रोग्राम की मैं आपको सिर्फ बात बता दूं, जून में ख़त्म होना है। ये प्रोग्राम जो है हमारा सितंबर 2022 में ख़त्म हो चुका था। इस हुकूमत ने ये प्रोग्राम लिया, 9 महीने बढ़ाए। इसके 3 रिव्यू होने थे, 9, 10, 11। 9 जो है अभी तक फंसा हुआ है, 10 कब शुरू होगा और 11 कब शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से ये IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से ये आगे पीछे लेफ्ट राइट बातें कर रहे हैं। मैं ये सिर्फ बिलाल को देने से पहले एक पॉइंट ऐड कर दूँ। बिल्कुल आपने मुझे सही याद दहानी कराई जनरल अमजद शुएब साहब की। 27 फरवरी 2019 को पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें वो अभिनंदन को पकड़ा था पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने ज़बरदस्त काम किया था। अफसोस का मुकाम ये है, और उस वक्त सारे कहते थे, क्योंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि अगर हमारे एयर स्पेस की वायलेशन होगी हम सोचेंगे नहीं, पूछना नहीं, एक्ट करना। और उन्होंने एयरफोर्स ने एक्ट किया, 2 जहाज उनके फड़का दिए और वो अभिनंदन को पकड़ लिया। और ये भी तारीख में पहली दफ़ा है, जो मैंने आपसे पहले बात की शुरू में, कि जंग के कवानीन जो हमें इस्लाम ने सिखाए, कि उसको पकड़ा, उसको चाय पिला के सवाल जवाब करके उसको खुद हैंड ओवर कर दिया। ये बहुत बड़ा स्टेप था हिंदुस्तान के लिए। और ये 27 फरवरी 2023 पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल 80 साल के अमजद शुएब जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, आपसे हो सकता है इत्तेफाक ना करते हो, हाँ, ये हुकूमत उनको अरेस्ट कर लेती है। और मैंने ये भी सुना है कि जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की एक मीटिंग थी, जो कि ब्रिगेडियर मोहम्मद महमूद साहब हैं, सीनियर मोस्ट लिविंग स्टालवर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, 1 PMA के, फर्स्ट PMA के हैं, पहली PMA कोर्स की, उनके घर में थी और वहां भी रेड डाला गया और वहां उनको भी डराया धमकाया गया। सो देयरफॉर ये हुकूमत होश के नाखून तो अब रह ही नहीं है, खो चुकी है, मॉरल अथॉरिटी भी खो चुकी है इलेक्शन सोल्यूशन से। फिलहाल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबका शुक्रिया। मुजम्मिल ने आपको काफ़ी तफसीलात दी, पूरे डिटेल में आपको इकनॉमी की सूरत हाल बताई कि आज हमारी इकनॉमी कहाँ खड़ी है। और एक सादा अल्फाज में आम लोगों के लिए ये बताना मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के बहुत करीब है, और ये आपकी अब इंटरनेशनल एजेंसीज भी कह रही हैं। ये जो इकनॉमिक अफरा तफरी है, ये वो 10 महीने की ये वो नाहल हुकूमत है जिनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है। इसहाक डार 4.5 साल पहले रात के अंधेरे में प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, और 4.5 साल के बाद रात के अंधेरे में प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में वापस इस मुल्क में डील करके आए। और जैसे ही वो इस मुल्क में आते हैं, कहते हैं अब सब मैं आ गया हूँ, सब सही हो जाएगा। और अभी मेरा आते ही 20 रुपये डॉलर नीचे आ गया है। उस वक्त डॉलर 180 रुपये था, और आज आपको मुजम्मिल ने बताया कि 265 रुपये का आपका ऑफिशियल रेट हो गया है, और ओपन मार्केट में 290 रुपये में भी आपका डॉलर अवेलेबल नहीं है। PDM, MQM और इनकी जितनी जमातें थी वो ये कहती थी कि इमरान खान की हुकूमत को जाना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में महंगाई बहुत है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उस वक्त महंगाई जो CPI का जो इन्फ्लेशन था वो 12% था, और आज पाकिस्तान में महंगाई 30% तक पहुंच गई है। और पिछले दिनों जो आपकी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का जो नंबर आया था वो 41% आया था, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नंबर। अब इसहाक डार ने पिछले दिनों कहते थे कि मुझे IMF को डील करना आता है, मुझे बड़ा पता है कि IMF को मैं डील कर लूंगा, और आज हम IMF को कन्विंस कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें 1 अरब डॉलर दे दो, जो कंडीशंस करवानी हमसे करवा लो। लेकिन IMF जो है वो इस हुकूमत को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। IMF के कहने पे हमने मिनी बजट दिया, हमने IMF के कहने पे जनरल सेल्स टैक्स लगाया, हमने IMF के कहने पे बिजली महंगी की, और कंडीशंस और ज़्यादा मुश्किलात हमारे लिए IMF पैदा कर रही है। जिससे होगा क्या, आपके मुल्क में मज़ीद महंगाई होगी, आपके मुल्क में मज़ीद बेरोज़गारी होगी, आपके मुल्क में जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस था वो ख़त्म हो गया है।
बिजनेस कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, जो एक्सपेंशन हो रहा था, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारे दौर में 11% 7 महीने में, ये मेरा डेटा नहीं, स्टेट बैंक का डेटा है। और पीडीएम की हुकूमत ने ये एतराफ किया कि हम 6% की जीडीपी ग्रोथ छोड़ के गए थे, 4.5% की हम एग्रीकल्चर ग्रोथ छोड़ के गए थे, 11% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हम छोड़ के गए। आज 3.68% नेगेटिव ग्रोथ है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, जिसका मतलब है आपके कारखाने बंद हो रहे हैं। जब कारखाने बंद होते हैं तो बेरोजगारी बढ़ रही है। आपका टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट हम $2 बिलियन का छोड़ के गए थे महाना, वो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कम हो गया है। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट $32 अरब का हम छोड़ के गए थे, अभी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, रेमिटेंस कम हो रही है, स्टील के कारखाने बंद हो रहे हैं, गाड़ियों की सेल आधी हो गई है, मोटरसाइकिल्स की सेल आधी हो गई है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसको हमने पैकेज देके एक जबरदस्त हमने ना उसका रिवैम्प किया था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तबाह हो गई है। इस सब का क्या हो रहा है कि गरीब आदमी पिस रहा है। गरीब आदमी के पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। अब आप ये कहते हैं कि हम बड़े तजुर्बेकार हैं और हमको इकोनॉमी संभालने आती है। आज हमारे रिजर्व्स $3 बिलियन से कम हो गए और हम $16 अरब छोड़ के गए थे। ये मुल्क में जो अफरा तफरी इंतशार जो है इस मुल्क में, इसकी वजह यह है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और उसके लिए जरूरी है फिल फौरन आम इंतखाबात हों। अली जैदी साहब कहते हैं जनरल इलेक्शन नहीं, आम इंतखाबात हों। तो आम इंतखाबात हों ताकि इस मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। अभी हम मजीद सुन रहे हैं कि कल इसने मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग बुला ली है और 2% इंटरेस्ट रेट और बढ़ा जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट रेट और बढ़ा जाएगा तो आपका, आपने देखा कि जो प्राइवेट क्रेडिट ऑफटेक है, जो एक निजी शोबा जो कर्जा लेता है, उसमें कमी आ गई है, जिसका मतलब है कि आपका मुल्क में इंडस्ट्री और जो कारोबारी तबका, उसका पहिया स्लो हो गया है, जिसकी वजह से आपका इकोनॉमिक का जो पूरा पहिया है वो जाम हो गया है। ये मैं सादा अल्फाज में आप लोगों को समझा रहा हूं। फिर अब हमें आज तक जिस तरह मुजम्मिल ने बताया कि हमें IMF के प्रोग्राम पे अनसर्टेनिटी नहीं है, और मुजम्मिल से मैं एग्री करता हूं। मुझे लगता है कि इस हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है कि हम IMF का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं करेंगे। आज स्टेट बैंक के नंबर आए हैं कि हमें अगले 2 से 3 महीने में $3.5 अरब पे करने हैं और 1 साल और 18 महीने में आपको $17 बिलियन कर्जा देना है। ये आपके पास कोई प्लान नहीं है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, ये आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते। जो आपके दोस्त ममालिक हैं, जो आपको पैसा देते हैं, वो आपसे प्लान मांगते हैं। उनको तो भरोसा ही नहीं है यहाँ की लीडरशिप पे, क्योंकि उनको पता है कि ये चोर हैं सारे। और इन्होंने 10 महीने में काम क्या किया है? सिर्फ अपने केसेस माफ करा लिए। इन्होंने 10 महीने में इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तान का वोट खत्म करा दिया। इन्होंने अपने जो जाती मफादात के सारे काम करा लिया है। इनको आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। आज मूडीज ने कल हमारी क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है। 44% का डिवैल्यूएशन हुआ है जब से ये लोग आए। 48% हो गया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिवैल्यूएशन है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आपके 11 महीने में कल की रिपोर्ट आई है कि गाड़ियों के जो असेंबलर्स हैं, उन्होंने अपने प्लांट्स जो हैं वो बंद कर दिए, जिससे 2.5 से 3 लाख जो मजदूर तबका है वो अपनी जॉब से वो फारिग हो जाएगा। तो रिफाइनरीज बंद हो रही हैं। ऑयल एडवाइजरी काउंसिल ने लेटर लिख दिया है कि हमें पैसे दिए जाए ताकि हम तेल मंगाए जाए। तेल लेने के आपके पास पैसे नहीं है। जो हमारी हुकूमत ने मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी, वो लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोल सक रहे रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए। 40 फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कह दिया है कि हम बंद कर रहे हैं हमारे कारखाने, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो ये अभी भी मैं कहता हूं कि ये जो ग्रॉस मिस कैलकुलेशन हो गई रिजीम चेंज करके, इस गलती को सुधारा जाए और इस मुल्क के लिए सोचें और फिल फौरन आम इंतखाबात इस मुल्क में कराए जाएं ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए और एक आम आदमी को रिलीफ दिया जा सके। अच्छा अली साहब, सवाल ये है कि जेल भरो तैयारी पंजाब और केपी के इलेक्शन के लिए था या मुल्क में जनरल या आम इंतखाबात जो आप करवा रहे हैं,
उसके लिए था। आम इंतखाबात तो नहीं हो रहे हैं, जेल भरो तहरीक तो गले में पड़ गया था, मुझे लग रहा है आपको जान छुड़ा ली। देखें, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलीज डिज़ोल्व हुई थी, इसीलिए जेल भरो तहरीक का आखिरी स्टेज सिंध का था, जो अभी 6 और 7 तारीख को हुआ था। 6 तारीख कराची और 7 तारीख हैदराबाद। और सेनेटर एजाज चौधरी साहब इस वक्त कराची में ही हैं, कल वो हैदराबाद में थे। आज उनकी हम सबसे इसी के ऊपर मीटिंग थी दोपहर में। तो क्योंकि KPK और पंजाब के वो कानून की और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही थी, इसलिए उसका पहला टारगेट वो था, जो कि अचीव हो गया। और मैं सिर्फ एक बात इसमें ऐड करते रहूँ, बिलाल की बात जहाँ उसने ख़त्म की और मुजम्मिल भाई ने जो बात की है, मैं आपको इसी कमरे में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ, टीवी पे भी कह रहा हूँ, मुझे फियर है फूड राइट्स और फ्यूल राइट्स। तेल की किल्लत में हंगामा आ रही होगी इस मुल्क में, क्योंकि तेल नहीं, मुझे पता है, मैं पोर्ट्स का मिनिस्टर था, वो हम मॉनिटर करते थे, मैनेज करते थे, तो अब कोई ना कोई डेटा आ जाता है। आपके पास तेल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, यहाँ राइट्स हो जाएंगे। और जो हालात हैं महंगाई के, वो आप जब पाकिस्तान में कभी कोई भूखा नहीं मरा, जितनी भी महंगाई हो गई, यहाँ बड़े लोग हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह। ये मुल्क हुकूमत ने शायद नहीं चलाया, पाकिस्तान दुनिया की टॉप चैरिटीज़ देने वाला मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। अगर हुकूमतें काम ठीक करती तो टैक्स भी बढ़ जाती, जैसे हमारी हुकूमत में रिकॉर्ड हम पहुंच गए थे बगैर ये सब तमाशे किए। 6.2 ट्रिलियन हमने पे पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट रिकॉर्ड था। जो प्रिडिक्टेड था, यानी टारगेटेड था, उससे ऊपर था। वो इसलिए था कि लोग भरोसा करते थे हुकूमत पे, क्रेडिबिलिटी पे। इसलिए इमरान खान टीवी के ऊपर बैठते हैं और कहते हैं जी फ्लड के लिए पैसे दे दो, अरबों रुपए पूरी दुनिया से लोग दे देते हैं। मेरा कहने का मकसद है, क्रेडिबिलिटी होती है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के मतलब होता है। हुकूमत में क्रेडिबिलिटी होती है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टोटल जॉइंट है, वो साथ साथ आती है। फूड राइट्स होने जा रहे लगे, खुदा ना खास्ता लोग यहाँ रोटी के लिए एक दूसरे को मारेंगे। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ पाकिस्तान को कि इधर ना पुश करें। वो जो श्रीलंका की मिसाल देते हैं, बड़ा छोटा सा मुल्क है श्रीलंका, वो करप्शन से डूबा था, वहां वो नहीं हुआ जो यहां होगा। आपको शायद अंदाजा नहीं है हेट्रेड कितनी है यहां पे इस वक्त। ये जो नफरत है ना, ये जो आपको फ्लड्स में नजर आई अंदरून सिंध, जो लोग हाकिमों को यहाँ के नफरत ज़्यादा आंखों से देख रहे थे, पहले तो वो घबराते थे, अब वो मरना ही नहीं, उन्होंने मरना ही है तो कहते हैं मरना ही है तो हम ऐसे लड़के मरेंगे, इधर ना ले जाए पाकिस्तान को। और ये जो जरदारी बैठा हुआ है, सारी गेमें पीछे से खेल रहा है, इसने तबाह कर देना है और तबाह कर दिया है। अच्छा अली भाई, कल जिस तरह जो है इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए और अदालत के अहाते में जो कुछ हुआ है उसको आप किस तरह देखते हैं, और उसके ऊपर जो अभी सजीव मेमन ने कहा कि ये एक माफिया माफिया का एक अंदाज है, जिस तरह कल इमरान खान वहाँ पर पेश हुए हैं, हम इससे अगर हम चाहें तो हम इससे ज़्यादा लोग भी ले जा सकते हैं, हमारी तरबियत ऐसी नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा सवाल मुजम्मिल साहब आपसे है, आप माहिर हैं, एक तासुर ये भी आ रहा है कि अगर मुल्क दिवालिया हो जाता है तो इससे भी काफ़ी बेहतरी हो सकती है। तो इस पर आप ये किस तरह आप कहेंगे कि वाकई अगर दिवालिया होने के कोई फ़वाइद हैं हमारे पास? देखिए बात ये है कि इस वक्त आप जो है ना, हम स्टेट ऑफ डिफ़ॉल्ट में हैं। अगर DHL कंपनी एक लेटर निकाल दे और वो कहे कि 70 किलो से ज़्यादा का पार्सल अब पाकिस्तान से बाहर मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि जो आप हमें 70 किलो के पैसे जमा कराते हैं रुपए में, वो स्टेट बैंक मुझे डॉलर में बाहर नहीं भेजने दे रहा, तो ये